Yes, guys. Good morning. Sorry. Good evening. Good evening. Good evening. Yes, guys. जल्दी से मुझे बताओ कि क्या मेरी आवाज बिल्कुल ठीक से आप तक आ रही है? Yes, जानवी. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग जानवी. और जल्दी से मुझे बताइए कि क्या मेरी आवाज आप तक बिल्कुल ठीक से आ रही है या नहीं? जल्दी से मुझे बताओ. यस दीक्षा, गुड इवनिंग. कार्थिक, गुड इवनिंग. वर्णन, गुड इवनिंग. यस गाइस, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. यस, सब लोग ने मुझे बता दिया कि सर आवाज एकदम बढ़िया आ रही है, आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है. कल बाद में मुझे पता चला कि शायद आवाज में कुछ बजिंग वगैरह हो रही थी. इज इट ओके टुडे? आज तो कोई बजिंग नहीं हो रही है. यस. हाँ जी. ओके. चलिए 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 दोस्तों, बढ़ते हैं आगे. और मुझे जल्दी से बताइए कि कल की क्लास में मैंने आप लोगों के साथ में सप्लाई फंक्शन पूरा कर लिया था. मैंने आप लोगों के साथ में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव ये दोनों काम कर लिए थे या नहीं किए थे, मुझे जल्दी से बताइए. मैंने आपके साथ में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव ये दोनों चीजें मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस की थी या नहीं की थी? जल्दी से मुझे बताओ. यस गाइस, जल्दी 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 मुझे बताओ. ये दोनों चीजें मैंने डिस्कस कर ली थी या नहीं? लेट मी नो. ओके. तो मैंने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव पूरा लिखवा दिया था आप लोगों को. एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव मैंने पूरा लिखवा दिया था. हाँ, सिर्फ सप्लाई फंक्शन करना है अपने को. ओके 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 ओके, वेरी नाइस. चलो अब मुझे एक बार नंबर भी बता दो, हम लोग कौन सा नंबर पे थे? पॉइंट नंबर कौन सा डाल रखा था हमने? एक्चुअली आज मैं डिफरेंट लैपटॉप यूज कर रहा हूं तो मुझे नहीं पता. नंबर एक बार मुझे बताओ, विच नंबर इट इज? फोर्थ? नहीं चंचल, 4 तक नहीं हुआ होगा, बल्कि ज्यादा हो गए होंगे. यस, 4 तक नहीं हुए होंगे, ज्यादा हुए होंगे. बट ठीक है, फिर भी चंचल बोल रहे हैं तो मैं पॉइंट नंबर 5 लिख देता हूं. आप लोग बेटा जो भी और दूसरा होगा वो आप लोग लिख दीजिएगा. कार्तिक बोल रहा है 5 तक हो गया था. ओके, अगर 5 तक हो गया है तो फिर मैं लिख देता हूं 6. ठीक है. ओके. और अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनो. पॉइंट नंबर 6, अब यहां पे लिखो आप लोग बेटा एग्रीगेट सप्लाई के बारे में. चलिए बेटा, अब आप लोग मेरे साथ में यहां पे एग्रीगेट सप्लाई के बारे में आप लोग लिखेंगे. ठीक है. लो बेटा, एग्रीगेट सप्लाई. और बेटा अब आज की बात के शुरुआत से ही मैं बता दूं कि आज जो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं, आज जो मैं तुम्हारे साथ में डिस्कस करूंगा यही इस चैप्टर का मेन पार्ट है. और मैं आपको बता दूं इसी पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं. और आगे जब मैं 3 सेक्टर मॉडल और 4 सेक्टर मॉडल पर आऊंगा तो वहां पर मामूली सा डिस्कशन अपने को आगे करना पड़ेगा, लेकिन मेन सारी चीजें आज के डिस्कशन पे आधारित रहने वाली है. तो आज का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का डिस्कशन बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए. अब ध्यान से सुनो एग्रीगेट सप्लाई के बारे में. बेटा एग्रीगेट सप्लाई को अगर मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो सिंपल सी बात है कि भैया हमारा जो देश के अंदर टोटल प्रोडक्शन हुआ है उस टोटल प्रोडक्शन को हम लोग एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं. अब बड़ी मजेदार बात यह है कि अगर दिमाग लगा के सोचा जाए तो आपको बात समझ में आएगी कि हमने जितना प्रोडक्शन किया होगा हमने उतना ही फैक्टर पेमेंट किया होगा, और ऑब्वियस सी बात है उतनी ही हमारी नेशनल इनकम रही होगी. और क्योंकि ये 2 सेक्टर मॉडल है और यहां पर गवर्नमेंट नहीं है तो यहां पर कोई टैक्सेस वगैरह नहीं है, तो वो जो हमारी नेशनल इनकम रही होगी वही हमारी डिस्पोजेबल इनकम भी रही होगी. नाउ पॉइंट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. अब मेरी बात को ध्यान से सुनो. मैंने 2 बातों को यहां पे कनेक्ट किया है और ये दोनों बातें बहुत काम में आने वाली हैं आगे. यस 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 यस, बिल्कुल अपडेटेड है. अब सुनो मेरी बात को. मैंने आपको बोला कि सप्लाई का मतलब, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या है, तो बेटा मैंने आपको बताया सप्लाई का मतलब है प्रोडक्शन. ऑब्वियस ही बात है बेटा, पूरे भारत के अंदर जितना भी हमारा टोटल प्रोडक्शन हुआ है वो टोटल प्रोडक्शन ही हमारी टोटल सप्लाई है. हमारे देश में जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है वही हमारी टोटल सप्लाई है.
और मजेदार बात यह है कि बेटा आपने जितना भी प्रोडक्शन किया है, ऑब्वियस सी बात है उतना ही आपने, जितना प्रोडक्शन किया है ऑब्वियस सी बात है आपने उतना ही फैक्टर पेमेंट किया होगा। जितना आपने प्रोडक्शन किया है आपने उतना ही फैक्टर पेमेंट किया होगा, और ऑब्वियस सी बात है बेटा जितना आपने फैक्टर पेमेंट किया होगा वही हमारी नेशनल इनकम भी होगी। और आपको मालूम है कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, तो जो हमारी नेशनल इनकम है वही हमारी डिस्पोजेबल इनकम भी है। तो जो हमारी नेशनल इनकम है वो ही हमारी डिस्पोजेबल इनकम भी है। अब आप जल्दी से मुझे बताइए कि क्या आपको मेरा ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है? क्या आपको मेरा ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है? यस 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 यस, ओके ठीक है तानिया, बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है। अच्छा, अब जल्दी से मुझे बताओ ये वाली बात समझ में आ रही है? सप्लाई मतलब पूरे भारत के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हुआ है दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई। नंबर 2, जितना प्रोडक्शन है ऑब्वियस ही बात है उतना ही फैक्टर पेमेंट होगा, वही हमारी नेशनल इनकम है और वही हमारी डिस्पोजेबल इनकम भी है, वही हमारी डिस्पोजेबल इनकम भी है। तो आप मुझे बताइए कि क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो एग्रीगेट सप्लाई है वो हमारी नेशनल इनकम के बराबर है और हमारी नेशनल इनकम कंजम्पशन प्लस सेविंग के बराबर है? अरे दिमाग लगा के सोचो कि भारत में आम भारत के नागरिक, भारत की जनता जितना पैसा कमा रही है वो या तो कंज्यूम कर रही है या सेव कर रही है। अब ऑब्वियस ही बात है अगर मैं भारत के सारे लोगों की, सारे के सारे इंडियंस के कंजम्पशन को और सेविंग को अगर मैं जोड़ दूंगा तो कंजम्पशन और सेविंग को जोड़ने पर यह बन जाएगी नेशनल इनकम, और जो नेशनल इनकम है वही हमारे देश का करंट ईयर का एग्रीगेट प्रोडक्शन है। तो जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई है, जो हमारा एग्रीगेट प्रोडक्शन है वो हमारा कंजम्पशन प्लस सेविंग के बराबर माना जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। अब जरा सोच के देखो, अभी आपको ये वाली बात समझनी है। अगर मान लो मैं यहां पे आपके सामने सीधे एक फॉर्मूला लिख देता कि बेटा एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, आप कंफ्यूज हो जाते। आप बोलते सर एग्रीगेट सप्लाई जो है वो कंजम्पशन प्लस सेविंग के बराबर कैसे हो सकती है? सर ये प्रोडक्शन है और ये आम आदमी की इनकम की बात हो रही है। सर ये दोनों बराबर कैसे लिख दिया आपने? ये दोनों आपने एक बराबर एक चीज कैसे लिख दी? तो उसके लिए आपको ये वाली बात समझनी पड़ेगी कि जितना प्रोडक्शन है उतनी इनकम है, उतनी जितनी इनकम है उतना जितना प्रोडक्शन है उतना फैक्टर पेमेंट है, जितना फैक्टर पेमेंट है उतनी नेशनल इनकम है, जितनी नेशनल इनकम है वही आपकी डिस्पोजेबल इनकम है। और क्योंकि आपकी डिस्पोजेबल इनकम और हमारा एग्रीगेट प्रोडक्शन या एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर हैं, इसीलिए बेटा हमने यहां पे फॉर्मूला लिख दिया एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। जल्दी से मुझे बताओ, यस गाइस जल्दी से मुझे बताओ कि क्या आपको मेरी ये वाली बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यस जल्दी से मुझे इस बात का जवाब दो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बेटा बाकी बच्चे मुझे बताओ क्या वॉल्यूम को लेकर के कोई प्रॉब्लम है आपको? बेटा वॉल्यूम को लेकर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे जल्दी से बताओ। हाँ जी बेटा यस सर किसका जवाब दे रहे हो? वॉल्यूम का? अगर आप वॉल्यूम कम लग रही है तो मुझे जल्दी से जवाब दो। यस सर वॉल्यूम इज लेस। नहीं है कोई भी प्रॉब्लम? ओके, वॉइस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम किसी को भी नहीं है, और जो बात मैंने यहां पे समझाई वो वाली बात भी आपको दिमाग में चल जानी चाहिए। बेटा मैं आपको बताऊं ये एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है जो हर बच्चा फेस करता है। हर बच्चे को इसमें दिक्कत आती है कि सर आपने एग्रीगेट सप्लाई का जो फॉर्मूला लिख रहे हो दैट इज एक्चुअली नेशनल इनकम का फॉर्मूला। ये नेशनल इनकम का फॉर्मूला है C प्लस एस, कंजम्पशन प्लस सेविंग, लेकिन आप इसे एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला लिख रहे हो। सर ये मैच नहीं कर रहा, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं जा रहा। तो इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने आप लोगों को ये वाली कहानी बताई है। ओके वेरी नाइस आकर्ष, थैंक यू। चलो अब बच्चों जल्दी से मेरे साथ में आप ये पॉइंट लिखेंगे, हरी अप गाइस, फटाफट से मेरे साथ में ये वाला पॉइंट लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट,
एग्रीगेट सप्लाई मीन्स टोटल आउटपुट ड्यूरिंग an year of a country नंबर 2, एग्रीगेट आउटपुट will be equal to factor payments which will be equal to national income and as there is no government so national income will be equal to disposable income. National income will be equal to disposable income. Third, disposable income is equal to consumption plus saving of household. Disposable income is equal to consumption plus saving of household. Therefore, aggregate supply is equals to कंजम्पशन प्लस सेविंग. तो ये लीजिए बेटा, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग. और बेटा आपको बता दूं, दिस इज इक्वल टू योर वाई और वाई डी. अब बेटा वाई का मतलब नेशनल इनकम, वाई डी का मतलब डिस्पोजेबल इनकम. तो कंजम्पशन प्लस सेविंग आपकी इनकम या डिस्पोजेबल इनकम के बराबर भी है, और बेटा आप लोग इसे बोल सकते हो कि ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई के बराबर भी है. तो याद रखना, अगर आपसे सिंपली पूछ लिया जाए व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई, तो आप लोग बोलेंगे एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है पूरे देश के अंदर जितना भी आउटपुट, जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज, इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है वो. अब यहां पर जितना प्रोडक्शन हुआ है उतना फैक्टर पेमेंट हुआ है. जो फैक्टर पेमेंट है वो हाउस होल्ड की रिसीट है, वो हाउस होल्ड की डिस्पोजेबल इनकम है. और आप लोग जानते हैं हाउस होल्ड की डिस्पोजेबल इनकम उसके कंजम्पशन और उसकी सेविंग के बराबर होती है. बेटा कोई भी आदमी जो पैसा पा रहा है वो या तो उसे कंज्यूम करेगा या सेव करेगा. अगर हम उसके कंजम्पशन और सेविंग को जोड़ दें तो वो उसकी डिस्पोजेबल इनकम के बराबर हो जाएगा. ये जो पॉइंट है बेटा, ये जो लॉजिक मैंने यहां पे लिखवाया, दिस लॉजिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये लॉजिक बेहद इंपॉर्टेंट लॉजिक था. ठीक है गाइस, अब आते हैं हम इस चैप्टर के सबसे जरूरी टॉपिक पर. और हमारा सबसे जरूरी टॉपिक, सबसे मेन टॉपिक है टॉपिक नंबर 7, और वो है इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी. हाँ जी बेटा, इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी.
बेटा टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर नेशनल इनकम का जो इक्विलिब्रियम है वो कहां पर होता है और वो कैसे होता है, उसे मेरी बात को समझना। बेटा एक बात मुझे बताओ कि तुम्हारे घर की इकोनॉमी जो है, तुम्हारे घर की इकोनॉमी वो कब एकदम पीसफुली चलती रहेगी, बिल्कुल बराबर बराबर चलती रहेगी, ना उछाल ना गिराव? कब होगा? जब तुम्हारी परिवार की इनकम और परिवार के खर्चे बिल्कुल बराबर होंगे। सही बात है। अगर तुम्हारी इनकम ज्यादा है और खर्चे कम है तो तुम सेविंग्स करोगे, और बेटा अगर तुम्हारी इनकम कम है और तुम्हारे खर्चे ज्यादा हैं तो ऑब्वियस सी बात है तुम बोरोइंग्स करोगे। यस, हाँ जी। अब तो पॉइंट यहां पर यह है बेटा कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहां पर तुम्हारी इनकम और तुम्हारा एक्सपेंडिचर दोनों बराबर हो। यहां पर मैं उसी बात को अगर मैं बोलूं तो मैं बोलूंगा कि अगर हमारी नेशनल इनकम हमारे नेशनल एक्सपेंडिचर के बराबर है तो बेटा उसे हम लोग बोलेंगे कि हमारी इकोनॉमी बिल्कुल इक्विलिब्रियम पर है। तीसरे तरीके से आप ये भी बोल सकते हो कि अगर हमारे देश का, अगर हमारी कंट्री का जो एग्रीगेट आउटपुट है वो अगर हमारे एग्रीगेट कंजम्पशन के बराबर है तो बेटा वहां पर भी हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर होगी। अगर हमारा आउटपुट अगर हमारे कंजम्पशन के बराबर है तो ऑब्वियस सी बात है आउटपुट और कंजम्पशन दोनों बराबर हैं तो भी हम लोग बोलेंगे कि हमारी इकोनॉमी बिल्कुल इक्विलिब्रियम पर है। आप लोग बोलेंगे सर आज आप बहुत सारी बातें बता रहे हो, बहुत सारी बातें बोल रहे हो, लेकिन सब कनेक्टेड है, कंफ्यूजन हो रहा है। सर एक बार जरा बातों को लिखो, मेरी बात को सुनना। नेशनल इनकम equilibrium will be at the following points. Will be at the following points. ठीक है, और प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनो। सबसे पहला मुझे यह बताओ कि अगर हमारे जितना माल बन रहा है अगर उतना ही माल पूरा का पूरा बिक जाए, जितना माल भारत में बन रहा है अगर वो पूरा का पूरा माल बिक जाए तो ऑब्वियस सी बात है हमारा कभी भी स्टॉक इकट्ठा नहीं होगा। और बेटा अगर स्टॉक इकट्ठा नहीं होगा तो अगले साल भी उतना ही प्रोडक्शन होगा, उतना ही बिक जाएगा, उसके अगले साल भी उतना ही प्रोडक्शन होगा, उतना ही बिक जाएगा, उतना अगले साल उतना ही प्रोडक्शन होगा, उतना ही बिक जाएगा, और हमारी इकोनॉमी जो है वो हमेशा स्टेबल बनी रहेगी। लेकिन अगर मेरे देश में आउटपुट 1000 करोड़ का है लेकिन कंजम्पशन 800 करोड़ का हुआ तो इस साल 200 करोड़ का स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा। 200 करोड़ का स्टॉक इकट्ठा हो गया तो अगले साल जो भी हमारे प्रोड्यूसर हैं वो 800 करोड़ का ही प्रोडक्शन करेंगे क्योंकि उनके पास 200 करोड़ का स्टॉक है। अब प्रॉब्लम कहां पर आएगी? अगर उन्होंने 800 करोड़ का प्रोडक्शन किया तो हमारे देशवासियों की जो इनकम है वो इनकम भी 800 करोड़ की होगी, और इनकम 800 करोड़ की होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो खर्चा और भी कम करेंगे, और अब की बार वो 800 करोड़ की इनकम उनको मिलेगी तो हो सकता है वो खर्चा 600 करोड़ ही करे। अब वापस प्रॉब्लम ये हो गई कि 800 करोड़ का माल बना है लेकिन हाउस होल्ड सेक्टर ने सिर्फ कितना खरीदा? 600 करोड़ का। 200 करोड़ का फिर स्टॉक इकट्ठा हो गया तो प्रोड्यूसर अगले साल और कम बनाएगा, और ऐसे करते 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 इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल डूब जाएगी। लेकिन अगर हमारा आउटपुट और हमारा कंजम्पशन अगर दोनों बराबर है तो हमारा जो प्रोड्यूसर है उसके पास कभी कोई स्टॉक नहीं बचेगा, और अगर उसके पास कभी भी स्टॉक नहीं बचेगा वो हर साल 1000 करोड़ का प्रोडक्शन करेगा, हाउस होल्ड सेक्टर को 1000 करोड़ की इनकम होगी, हाउस होल्ड सेक्टर पूरा 1000 करोड़ खर्च कर देगा, जो बिजनेस सेक्टर है वो 1000 करोड़ रिसीव कर लेगा, और ऐसे ही पूरी इकोनॉमी हमेशा हमेशा लगातार एकदम पीसफुली चलती रहेगी। हमारी इकोनॉमी में कभी भी कोई फ्लॉ नहीं आएगा, हमारी इकोनॉमी में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पॉइंट ये है, उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो बेटा ये वाली बात मैंने आप लोगों को ये केनेशियन थियरी के बिगिनिंग में भी समझाई थी, और यही बात कीन्स ने बताई थी कि अगर आपका एग्रीगेट आउटपुट और आपका एग्रीगेट कंजम्पशन दोनों बराबर है तो आपकी इकोनॉमी हमेशा स्टेबल रहेगी, आपकी इकोनॉमी में कभी भी रिसेशन नहीं आएगा। क्लियर है बात? यस, बिल्कुल मिलेगा विपुल, पूरा का पूरा बैकअप जो है वो सारा ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, सारा मिलेगा। डेली का जो लेक्चर है वो डेली अपडेट हो जाता है, अपलोड हो जाता है, और फिर वो आप लोगों को बैकअप के रूप में अवेलेबल रहता है। ठीक है, हाँ जी, हर्ष मुझे बोल रहे हैं तो सर जो स्टॉक इकट्ठा हो रहा है
वो भी तो नेक्स्ट ईयर बिकता होगा। बेटा वो नेक्स्ट ईयर बिकेगा, ठीक है, वो वाला बिकेगा, लेकिन लास्ट वाला 400 रह जाएगा ना। जैसे ओपनिंग स्टॉक है 200, प्रोडक्शन है 800, कितना हो गया 1000, पर बिका कितना है 600, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा 400। तो आप भले ही इसे फीफो मान लो, पर बचेगा तो 400 ही ना। तो अगले साल हम लोग 800 की बजाय 600 का प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। अरे खरीदने के लिए जो पैसा है, खरीदने के लिए जो पैसा है, वो तो जो उसकी करंट ईयर की इनकम है फैक्टर की, वहीं से खरीदेगा ना, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है विपुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। तो क्या मैं ऐसा कह दूं, क्या मैं ऐसा कह दूं कि जहां हमारा एग्रीगेट आउटपुट हमारे एग्रीगेट कंजम्पशन के बराबर होगा, क्या वहीं पर हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर होगी? जवाब है बिल्कुल सर, हां। या फिर आउटपुट की जगह अगर मैं इसे एग्रीगेट सप्लाई बोल दूं तो भी वही बात है। तो जहां पर हमारी एग्रीगेट सप्लाई हमारे एग्रीगेट कंजम्पशन के बराबर होगी, वहां पर हमारी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम होगा। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। तीसरी बात गाइस, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्या मैं ये कह सकता हूं कि जहां पर मेरी मेरी नेशनल इनकम, जहां पर हमारी नेशनल इनकम हमारे नेशनल एक्सपेंडिचर के बराबर होगी, या मुझे बोलना चाहिए नेशनल कंजम्पशन के बराबर होगी, वहीं पर हमारी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम होगा। मैं एक ही बात को बार बार अलग अलग शब्दों में लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को आगे जाकर कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं हो। अब मेरी बात को सुनो। अब आपको मालूम है कि जो हमारी डिस्पोजेबल इनकम है, जो हमारी नेशनल इनकम है, जो हमारी डिस्पोजेबल इनकम है, वो कितनी है? कंजम्पशन प्लस सेविंग के बराबर। वो किसके बराबर है? कंजम्पशन प्लस सेविंग के बराबर। आप मुझे बताओ, अगर आप सारे भारतीयों की इनकम को ले लो तो सारे भारतीयों की जो इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम है, वो कितनी है? या तो उन्होंने कंज्यूम की है या उन्होंने सेव की है। अगर मैं कंजम्पशन और सेविंग दोनों को जोड़ दूं, दैट विल बिकम माय नेशनल इनकम, दैट विल बिकम माय डिस्पोजेबल इनकम। और बेटा ये जो हमारा कंजम्पशन प्लस सेविंग है, ये जो हमारी नेशनल इनकम है, ये हमारे एग्रीगेट कंजम्पशन या नेशनल कंजम्पशन के बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब ये कंजम्पशन गुड्स प्लस इन्वेस्टमेंट के बराबर होनी चाहिए। अब आपको याद आ रहा है अपन ने एग्रीगेट कंजम्पशन का मतलब लिखा था C प्लस आई, C प्लस आई, और बेटा अपन ने नेशनल इनकम का मतलब अभी अभी लिखा है C प्लस एस। तो आप मुझे बताइए, जहां पर कंजम्पशन और सेविंग, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के बराबर होंगे, वही हमारी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम होगा। अब जो बात समझाने जा रहा हूं ना, ये बड़ी लॉजिकल है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक है जिसे दिमाग में बिठाना है। अब सुन लो, अगर तुम इसे ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ में आएगा कि जहां पर तुम्हारी सेविंग और तुम्हारा इन्वेस्टमेंट बराबर है, देखो दोनों साइड में कंजम्पशन है, कंजम्पशन प्लस सेविंग, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो कंजम्पशन प्लस सेविंग और कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट अगर बराबर होगा तब आपका इक्विलिब्रियम है। अब कंजम्पशन से कंजम्पशन कैंसिल हो गया, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जहां पर मेरी सेविंग और मेरा इन्वेस्टमेंट, जहां पर दोनों बराबर होंगे, वहीं पर हमारी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम आएगा, वहीं पर हमारी इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम आएगा, वहीं पर हमारी इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम आएगा। अब मुझे जरा ध्यान से सुनना, कुछ बात बोलने जा रहा हूं जो तुम्हारे दिमाग में एकदम क्लिक कर जाएगी। एक बात मुझे बताओ कि अगर हाउसहोल्ड सेक्टर पैसा सेव करता है, अगर हाउसहोल्ड सेक्टर पैसा सेव करता है, तो आप मुझे बताइए क्या ये पैसा हमारी इकोनॉमी के सर्कुलेशन से बाहर निकल जाता है? क्या ये पैसा हमारे इकोनॉमी के सर्कुलेशन से बाहर निकल जाता है? जल्दी से मुझे बताइए, क्या ये सेविंग लीकेज है? क्या ये पैसा हमारे सर्कुलेशन से बाहर निकल गया? अगर मान लो, दिमाग लगाओ कि अगर तुम्हारे पापा ने आज 1,00,000 रुपए कमाया और पापा ने खर्च किए सिर्फ 60,000 खर्च किए और 40,000 पापा ने अपनी तिजोरी के अंदर रख दिए। अब 40,000 पापा ने अगर अपनी तिजोरी के अंदर रख दिए
तो ये पैसा अब देश के सर्कुलेशन में नहीं है, तो ये हमारी इकोनॉमी से बाहर आ गया पैसा। दिस इज व्हाट लीकेज, इसी को क्या बोलते हैं, लीकेज। और बेटा यहां पे अगर आपने मकान बनवा लिया है, अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी ले ली है, अगर आपने मशीनों का कंस्ट्रक्शन करवा लिया है, तो दैट इज व्हाट इन्वेस्टमेंट। और आप मुझे बताइए, जब आप इन्वेस्टमेंट गुड्स खरीदते हैं तो क्या आप ये पैसा वापस इकोनॉमी के अंदर इनपुट कर देते हैं? आप मुझे बताइए, अगर मैं अपने धंधे में कोई भी पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो क्या वो पैसा इकोनॉमी के सर्कुलेशन में वापस डाला जा रहा है? और अगर वो इकोनॉमी के सर्कुलेशन में वापस डाला जा रहा है तो बेटा ये जो इन्वेस्टमेंट है ये हमारी इकोनॉमी के लिए क्या काम करता है, इंजेक्शन का। तो ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट है ये हमारी इकोनॉमी के अंदर फंड्स का क्या कर रहा है, इंजेक्शन। अब ऑब्वियस सी बात है कि जितना जितना लीकेज हुआ है अगर उतना ही इंजेक्शन हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है आपकी इकोनॉमी हमेशा स्टेबल बनी रहेगी। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? यस गाइस, जल्दी से मुझे बताओ कि अगर आप लोगों को ये वाली बात समझ में आ रही है कि यार जितना पैसा इकोनॉमी से लीक होकर बह गया उतना ही पैसा मैंने इकोनॉमी के अंदर इंजेक्ट कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है मेरी इकोनॉमी के अंदर जो पैसा रहेगा वो उतना ही रहेगा जितना पहले था, तो ऑब्वियस सी बात है मेरी इकोनॉमी स्टेबल बनी रहेगी। यस, जल्दी से मुझे बताओ कि क्या मेरा ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं आपको बता दूं अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इसी पर बनेगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट से बनेंगे, और अभी जब मैं आपको इक्विलिब्रियम समझाऊंगा वो भी इसी कॉन्सेप्ट से चलेगा, और उसके बाद में फिर मैं आप लोगों को इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर समझाऊंगा वो भी इसी से बनेगा। इसलिए जल्दी से मुझे बताएं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, सीए हर्ष मैं आपको बता दूं कि इक्विलिब्रियम का कोई बेनिफिट नहीं है, इक्विलिब्रियम का कोई फायदा नहीं होता, बल्कि कीन्स भी अभी थोड़ी देर बाद में कीन्स जो थे ना वो भी ये बोलेंगे कि ये इक्विलिब्रियम मन का वहम है, ऐसी कोई चीज दुनिया में नहीं होती है। ठीक है, तो बेटा इक्विलिब्रियम का कोई फायदा नहीं होता, इक्विलिब्रियम का कोई फायदा नहीं है। सच्चाई तो यह है कि दुनिया में इक्विलिब्रियम कभी हो ही नहीं सकता, इक्विलिब्रियम होता ही नहीं है। ठीक है, फिर आपके मन में सवाल आएगा, सर जब इक्विलिब्रियम होता ही नहीं है तो फिर हम लोग ये सारी पढ़ाई कर क्यों रहे हैं? ये सारी पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं बेटा क्योंकि हम सिर्फ ये जानने की, हम यहां पे एक मॉडल तैयार करने की कोशिश करेंगे, यहां पर हम लोग एक फॉर्मूला तैयार करने की कोशिश करेंगे जो हमें यह बताएगा कि अगर हमारी इकोनॉमी में 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आता है तो हमारी नेशनल इनकम कितनी बढ़ेगी। बस यही बताने के लिए, यही कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला डेवलप करने वाले हैं, और वो फॉर्मूला जो है वो इसी इक्विलिब्रियम वाले कॉन्सेप्ट से बनता है, इसलिए हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, यस बिल्कुल, तो वही तो है बेटा, जो नेशनल इनकम है दैट इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। हाँ, तो वही तो लिखा है बेटा, जो नेशनल इनकम है दैट इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। हाँ, अरे तो वो ही तो पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए मिलेगा आपको। ठीक है, अब यहां पे कार्तिक ने एक बड़ी मजेदार बात बोली। कार्तिक ने बोला सर सेविंग जो है वो तो बैंक में जाएगी। हाँ, तो बैंक में जाने के बाद में वो इकोनॉमी में फ्लोटेशन में थोड़ी आता पैसा, वो तो बैंक में जाके रखा हुआ है, अब वो इकोनॉमी में नहीं आ रहा। जब लोग या बैंक से लोन लेकर उस पैसे को खर्च करेंगे तब आएगा वो इकोनॉमी में वापस, और बैंक से लोन लेकर खर्च करना यही तो है इंजेक्शन, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हाँ कार्तिक मेरी बात समझ में आ रही है। सुरवा तुम्हें भी मेरी बात समझ में आ जानी चाहिए जो बात मैं यहां पर समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हाँ जी, तो बेटा यहां पर मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आपने सेव किया, आपने बैंक में डाल दिया पैसा, तो तुमने बैंक में जो पैसा डाला, ठीक है, वो बैंक में जाके अटक गया, वो सर्कुलेशन में थोड़ी आया देश के। ठीक है, लेकिन ये पैसा जब कोई आदमी लोन लेकर खर्च करेगा या कोई आदमी लोन लेकर ये पैसा कहीं इन्वेस्ट करेगा तब जाकर ये पैसा दोबारा सर्कुलेशन में आ जाएगा। तभी तो बोल रहे हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर होंगे, मतलब एक आदमी ने बैंक में पैसे डाले और दूसरे आदमी ने उस पूरे पैसे को निकालकर इन्वेस्ट कर दिया, वही तो बात हो रही है। गाइस जल्दी से मुझे बताओ, यहां पर जो मैंने आपको बात समझाई वो बात समझ में आई? यहां पर 2 बातें समझ लो कि जो आपकी नेशनल इनकम है वही आपका नेशनल आउटपुट है, और जहां पर आपका नेशनल आउटपुट आपके नेशनल कंजम्पशन के बराबर होगा बस वहीं पर आपका इक्विलिब्रियम आएगा। दोस्तों ये वाला पॉइंट थोड़ा कठिन जरूर है,
पर मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वाली बात समझ में आ गई होगी कि जहां पे लीकेज और इंजेक्शन दोनों बराबर होते हैं, ऑब्वियस सी बात है वहीं पर हमारा इक्विलिब्रियम आता है। ठीक है, यस गाइस, मुझे एक बार जल्दी से मुझे बता दो कि क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है। अगर मेरी बात समझ में आ गई है तो मैं आपके साथ में अब पॉइंट नंबर बी पर आऊंगा और मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम ग्राफिकली। अब जो बात मैंने आपको ऊपर समझाई है, मैं उसी बात को आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं ग्राफिकली। मैं उसी बात को आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं ग्राफिकली। सुरवा ने बोल दिया सर गॉट इट, कार्तिक ने बोल दिया यस सर, हर्ष ने बोल दिया बात आ गई समझ में, वेरी नाइस। चलो दोस्तों, अब मेरे साथ में इस ग्राफ को देखो और मैं आपको बता दूं, जो ग्राफ मैंने आप लोगों को कंजम्पशन, मैंने आपको सेविंग फंक्शन वाला जो ग्राफ बनाया था वही ग्राफ मैं दोबारा बनाने वाला हूं, लेकिन वो थोड़ा उससे थोड़ा ज्यादा एलिमेंट अब इसके अंदर आने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल आकर्ष, बहुत बढ़िया, आकर्ष को भी आ गई है मेरी पूरी बात समझ में। यस, तो ये लीजिए, अब अपने को चाहिए लाइंस, लेकिन लाइन हमें चाहिए थोड़ी पतली। ठीक है, मुझे ग्रीन कलर की भी चाहिए। क्या बात है सर, मुझे ब्लू कलर की भी चाहिए और मुझे ब्लैक कलर की भी चाहिए। लो भाई, मैंने सारी कलर्स की लाइंस जो हैं वो यहां पे ले ली हैं। चलो अब आ जाओ दोस्तों मेरे साथ में, अब आप यहां पे ध्यान से देखो। पहला बेटा, ये जो ग्राफ मैं यहां पे बना रहा हूं, ये जो पहला ग्राफ है आप लोग को याद है, ये वाला ग्राफ, ये वाला जो ग्राफ है ये कंजम्पशन ग्राफ है और ये आपको कंजम्पशन और आपकी डिस्पोजेबल इनकम या इनकम का रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है। ठीक है, अच्छा, और इसके नीचे वाला जो हिस्सा है यहां पर हम लोग सेविंग्स का ग्राफ बनाते हैं। यहां पर हम लोग सेविंग्स का ग्राफ बनाते हैं। ये वाला साइड हमारी सेविंग्स को शो करेगा और दोस्तों ये वाला जो साइड है ये हमारी डिस्पोजेबल इनकम को शो करेगा। ठीक है, अच्छा, अब जो बात मैं आपसे पूछ रहा हूं बिल्कुल आराम से मुझे बताइए, अगर आपकी इनकम जीरो है, अगर आपकी इनकम जीरो है तो भी आपका खर्चा होता रहेगा, उस खर्चे को क्या बोलते हैं? अगर आपकी डिस्पोजेबल इनकम जीरो है तो भी आपका ये खर्चा होता रहेगा, इस खर्चे को क्या बोलते हैं? यस, मैं तुमसे पूछ के ही लिखूंगा आज मैं तुमसे पूछ के ही लिखूंगा। आज तुम मुझे बताओगे और मैं तुम्हारे हिसाब से चलूंगा। आज मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा। सुरवा का जवाब आ चुका है सर, वो खर्चा जिसका इनकम से कोई भी संबंध नहीं होता है, इनकम कितनी भी हो यह खर्चा होता ही रहेगा, इनकम जीरो होगी तो भी यह खर्चा होगा। और सर इस खर्चे को हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, और ऑटोनोमस कंजम्पशन को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? जल्दी से याद करके मुझे बताओ। ऑटोनोमस कंजम्पशन को हम लोग बोलते हैं ए। ऑटोनोमस कंजम्पशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ए। यस, अब एक बात मुझे बताओ, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके खर्चे भी बढ़ते जाएंगे। तो ये जो यहां पर मैंने लाइन आप लोगों के लिए बनाई है, ये जो लाइन है ये है आपका कंजम्पशन, ये है आपका कंजम्पशन। और मैं आपको याद दिला दूं कि आपका कंजम्पशन किसके बराबर होता है? ए प्लस बी वाई के बराबर, ए प्लस बी वाई के बराबर। आपका कंजम्पशन जो है वो ए प्लस बी वाई के बराबर होता है। और ध्यान से देखो, ये वाली जो लाइन है ये जा रही है, लेकिन ये वाली लाइन 45 डिग्री पर नहीं जा रही, ये वाली लाइन 45 डिग्री पर नहीं जा रही। और ये 45 डिग्री पर क्यों नहीं जा रही? क्योंकि जितनी इनकम इंक्रीज होती है हमारा खर्चा उतना इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि आम आदमी अपनी आमदनी में से थोड़ा पैसा जरूर से सेव करता है। तो हर व्यक्ति अपनी इनकम में से थोड़े पैसे सेव करता है, इसलिए ध्यान से देखो, ये जो कंजम्पशन वाली लाइन है ये 45 डिग्री पर नहीं बन रही है। गॉट माय पॉइंट? यस।
अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनना। यस, ऑटोमेटिक खर्चा भी कह सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट बोल रहे हो, बिल्कुल परफेक्ट बोल रहे हो हर्ष। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना और ये समझना मेरे बच्चों कि मान लो अगर मैं यहां पे एग्रीगेट डिमांड निकालना चाहता हूं। एग्रीगेट डिमांड इज व्हाट? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो अगर मैं यहां पे एग्रीगेट डिमांड निकालना चाहता हूं तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर इस कंजम्पशन लाइन के अंदर मैं इन्वेस्टमेंट को ऐड कर दूं तो कंजम्पशन के अंदर अगर मैं इन्वेस्टमेंट को ऐड कर दूं, अगर मैं कंजम्पशन के अंदर इन्वेस्टमेंट को ऐड कर दूं तो मेरी एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो क्या ऐसा बनेगा? जो मेरा एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो ऐसा बनेगा। जरा ध्यान से देखो बेटा, मैं आपको बताऊं, ये जो पार्ट आपको यहां पे दिख रहा है ए और इसके बीच में, दिस इज व्हाट? दिस इज योर इन्वेस्टमेंट। दिस इज योर इन्वेस्टमेंट। तो बेटा ये बताओ कि अगर मैं कंजम्पशन लाइन पे इन्वेस्टमेंट को ऐड कर दूं तो बेटा वो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों मिलकर बन जाएंगे एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट डिमांड बोलो या सी प्लस आई बोल दो, ये एक ही बात है गाइस। यस यस यस, अब ध्यान से सुनना। अब एक बात ये ध्यान रखना, कीन्स की अजम्पशन ये कहती है कि हमारा ये जो इन्वेस्टमेंट है ये कांस्टेंट है। कीन्स की अजम्पशन कहती है कि हमारा इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है। और ध्यान से देखो, क्योंकि ये कांस्टेंट है इसलिए ध्यान से देखो इन दोनों लाइनों के बीच का गैप हमेशा इक्वल चल रहा है। अब देखो कंजम्पशन और एग्रीगेट डिमांड के बीच का जो गैप मैंने रखा है वो बिल्कुल इक्वल रखा है पूरी लाइन के दौरान। और ये पूरा इक्वल क्यों है? क्योंकि इसकी कीन्स की अजम्पशन थी कि इन्वेस्टमेंट इज कांस्टेंट। यस गाइस, बातें बहुत बोरिंग है एंड आई नो दैट, ये वाकई में बहुत बोरिंग है, पर मैं आपको बताऊं कि मैं इसमें कुछ भी चीज बदल नहीं सकता। ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें बोरिंग तो हैं, बट क्या करें यार, ये वाली बातें अपने को समझनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, अपने को एग्जाम में ये ग्राफ बनाने वगैरह के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। इसी ग्राफ के ऊपर अभी आगे मैं आपको प्रैक्टिकल सॉल्व करने के फॉर्मूलाज लिखवाऊंगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करूंगा और वहां पर ये सारी की सारी बात काम आएगी। लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में ग्राफ आ गया तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके हम ग्राफ तो बना पाए ना, वो भी तो जरूरी है। ठीक है, गॉट माय पॉइंट? इसलिए प्लीज मेरी बात को अब बिल्कुल ध्यान से सुनो। अब सुनो, मैं मेन मुद्दे में आ गया हूं। अब मेरा यहां पर सवाल यह है कि ये मेरी एग्रीगेट डिमांड आ गई। एग्रीगेट डिमांड इज कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। अब जरा ध्यान से देखो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है इसलिए देख लो दोनों लाइंस के बीच का गैप बिल्कुल बराबर है। अब मेरी बात को समझना, आप लोग जानते हो इक्विलिब्रियम कहां पर होगा? दोस्तों इक्विलिब्रियम वहां पर होगा जहां पर हमारा एग्रीगेट आउटपुट हमारी एग्रीगेट इनकम के बिल्कुल बराबर होगा। जहां पर हमारा एग्रीगेट आउटपुट या हमारी एग्रीगेट सप्लाई जो है वो जब हमारी एग्रीगेट डिमांड के बराबर होगी, बस वहीं पर हमारा इक्विलिब्रियम होगा। अब आप ध्यान से देखो, ये वाली जो लाइन मैंने यहां पे खींची है ये बिल्कुल 45 डिग्री पर खींची है। और 45 डिग्री पर क्यों खींची है? क्योंकि हमारी डिस्पोजेबल इनकम और हमारी एग्रीगेट सप्लाई ये दोनों बराबर ही होती हैं। तो दोनों के अंदर जो चेंज हो रहा है वो बिल्कुल बराबर होगा, इसलिए ये लाइन 45 डिग्री पर है। तो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। कंजम्पशन प्लस सेविंग। और ये लीजिए बेटा, यहां पर मैंने एग्रीगेट सप्लाई की जो लाइन है वो बना दी। अब प्लीज भागो मत और प्लीज मेरी बात को सुनो। ये जो तुम्हारा पॉइंट है बेटा जी, ये जो आपका पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जहां पर आपकी एग्रीगेट डिमांड और आपकी एग्रीगेट सप्लाई मतलब नेशनल इनकम और नेशनल एक्सपेंडिचर मतलब नेशनल सेविंग और नेशनल इन्वेस्टमेंट, ये दोनों जब बराबर हो गए हैं, बस उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो बेटा ये वाला जो पॉइंट है, ये जो हमारा इनकम का पॉइंट है मेरे बच्चों, ये जो हमारा इनकम का पॉइंट है,
इसे मैं बोल देता हूं y0। तो ये जो हमारा इनकम का पॉइंट यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, यही वो पॉइंट है जहां पर हमारी इनकम नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम स्टे कर रहा है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, दुनिया में कभी भी किसी भी देश की इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता। तो ये जो पॉइंट है ये सिर्फ समझने के लिए एक पॉइंट है, रियल लाइफ में ये पॉइंट कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्लियर है मेरी बात बेटा? जल्दी से मुझे बताओ, मेरी बात समझ में आ रही है? जहां पर अपनी एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड दोनों बराबर हैं, बस वहीं पर हमारा इनकम का इक्विलिब्रियम है। अब जरा आओ जाओ, अब मैं आपको यह भी समझाना चाहता हूं, मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं, जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बिल्कुल बराबर हैं, वहां पर इक्विलिब्रियम है। उसी तरीके से दोस्तों आपको यह भी समझना पड़ेगा कि जहां पर इन्वेस्टमेंट और सेविंग बराबर है, वहीं पर इक्विलिब्रियम है। अब जरा समझो, मान लो ये मेरी इन्वेस्टमेंट वाली लाइन है, ये सेविंग वाली लाइन थी, और ये हमारी इन्वेस्टमेंट है। अब आपको मालूम है बेटा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, सॉरी गाइस, आप लोग जानते बेटा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिए, ये इन्वेस्टमेंट वाली लाइन बिल्कुल सीधी आ रही है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, इसलिए इन्वेस्टमेंट वाली लाइन बिल्कुल सीधी आ रही है। अब जरा ध्यान दो, ये अगर आपकी इनकम 0 है तो भी आपका खर्चा होगा। अगर आपकी इनकम 0 है तो भी आपका खर्चा होगा, और उस खर्चे को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस सेविंग। क्या बोलते हैं उसे अपन लोग? डिस सेविंग। ठीक है सर, उसे हम लोग डिस सेविंग बोलते हैं। अब प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है? ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। अगर आपकी इनकम 0 है तो भी ये खर्चा होगा। ये आपकी सेविंग्स को माइनस में लेके जा रहा है, ये आपकी सेविंग्स को माइनस में लेके जा रहा है, और बेटा ये आपकी सेविंग्स को प्लस में लेके जा रहा है। अब सुनो, इधर ध्यान देना गाइस। अब आपको ये ध्यान देना है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हमारी सेविंग्स भी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे हमारी सेविंग्स बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इस तरह का ग्राफ क्रिएट होता जाएगा। अब आप प्लीज मेरी बात को समझिए, ये जो पॉइंट मैंने ब्लू लाइन से बनाया, ये हमारी क्या है? सेविंग्स। अब आप लोग इसे केयरफुली देखिएगा, देखते हैं कितने लोग इस बात को समझेंगे। ध्यान से देखो, जहां कंजम्पशन और आपकी नेशनल इनकम बराबर है, वहां पर जहां पर आपका कंजम्पशन और आपकी नेशनल इनकम बराबर है, ध्यान से देख लो, वहां पर आपकी सेविंग 0 है। जहां पर, ध्यान से देखो, ये वाली लाइन कंजम्पशन वाली लाइन है बेटा, ये वाली लाइन। तो जहां पर आपका कंजम्पशन आपकी इनकम के बराबर है, वहां पर आपकी सेविंग्स 0 है। आप देख लो। और जहां पर आपकी सेविंग्स, जहां पर आपकी एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड बराबर है, वो आपका इक्विलिब्रियम है। और ध्यान से देखो, जहां पर आपका इक्विलिब्रियम है, वहां पर आपकी सेविंग और आपका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल बराबर है। यस यार, ये थोड़ा सा मुश्किल है, मैं इस बात में आपसे मतलब मानता हूं आपकी बात को। ये बातों को, इतनी सारी बातों को एक साथ डाइजेस्ट करना मुश्किल तो है, लेकिन जल्दी क्या है, मैं समझा रहा हूं ना पूरी बात। ठीक है, ये ग्राफ अभी मेरे साथ में आप लोग समझो, और समझने के बाद में आप लोग जब घर जाकर इसे दोबारा देखोगे, सारी बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी। सॉरी, आप लोग तो घर पर ही बैठे हो, ठीक है, हर्ष, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल आराम से सोचो। इन दोनों चार्ट्स को अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो बच्चों आपको दिखाई देगा कि जब आपका कंजम्पशन और आपका आउटपुट बराबर था, जब आपका कंजम्पशन और आपकी इनकम बराबर थी, तब आप देखो आपकी सेविंग 0 हुआ करती थी, तब आपकी सेविंग 0 थी। लेकिन जब आप इक्विलिब्रियम पर आ रहे हो, तो इक्विलिब्रियम पर आने के बाद में आपकी सेविंग आपके इन्वेस्टमेंट के बराबर है। तो आप मुझे जल्दी से यह बता दो, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इक्विलिब्रियम पर हमारा कंजम्पशन और हमारी सेविंग बिल्कुल बराबर होती है? इक्विलिब्रियम पर
हम इक्विलिब्रियम पर हमारी सेविंग और हमारा इन्वेस्टमेंट बिल्कुल बराबर होता है। दूसरी बात, इक्विलिब्रियम पर हमारी नेशनल इनकम और हमारा नेशनल एक्सपेंडिचर बिल्कुल बराबर होता है, या आप लोग बोले कि हमारी एग्रीगेट सप्लाई हमारी एग्रीगेट डिमांड के बिल्कुल बराबर होती है। क्या ये वाली बातें बोली जा सकती हैं क्या? यस। देखो ना बेटा, मैंने अभी आपको ऊपर एक बात समझा रहा था बेटा यहां पे कि सेविंग का मतलब ये पैसा आपकी सर्कुलेशन से बाहर निकल गया। तो अगर इकोनॉमी को स्टेबल रखना है तो जितना पैसा इकोनॉमी से बाहर निकला उतना पैसा आपको इकोनॉमी के अंदर दोबारा इनपुट करना पड़ेगा, और वो इनपुट कहां से आ रहा है? इन्वेस्टमेंट के रूप में। तो सेविंग इज अ लीकेज, इन्वेस्टमेंट इज अ इंजेक्शन। और ऑब्वियस सी बात है, जहां पर आपकी सेविंग और आपका इन्वेस्टमेंट बराबर होगा वहीं पर इकोनॉमी का लीकेज और इकोनॉमी का इंजेक्शन बराबर होगा, तभी आपकी इकोनॉमी स्टेबल रहेगी। ठीक, इधर देखो बेटा, यहां पर ये बराबर हो गया ना। देखो यहां इक्विलिब्रियम पर ये ब्लू वाली जो लाइन है वो आपकी सेविंग्स की है, और बेटा ब्लैक वाली लाइन आपकी इन्वेस्टमेंट की है। आप देख लो यहां जहां आपका इक्विलिब्रियम आ रहा है वहां पर आपकी सेविंग्स और आपका इन्वेस्टमेंट भी बिल्कुल बराबर आ रहा है। ठीक है, यही तो इक्विलिब्रियम है गाइस। मुझे जल्दी से बताओ, मैं इस पॉइंट को समझा सकता हूं पर इंटरेस्टिंग बनाना बड़ा मुश्किल है। y1 y1, इसे ऐसा समझो यार, जितना पैसा मम्मी खर्च कर रही है उतना पैसा अगर पापा कमा रहे हैं तो ये ठीक है, ये ठीक है। हाँ जी, तो आपके घर की इकोनॉमी बिल्कुल इक्विलिब्रियम पर रहेगी। ऐसा सोचो, जितना पैसा तुम्हारे पापा सेव कर रहे हैं अगर मम्मी उतने ही पैसे की ज्वेलरी लेके आ रही है तो भी तुम्हारे घर की इकोनॉमी बिल्कुल स्टेबल रहेगी। लेकिन सोचो, यस, लेकिन सोचो अगर तुम्हारे पापा की इनकम कम है और मम्मी के खर्चे ज्यादा हैं तो इकोनॉमी अनस्टेबल हो जाएगी, आप लोन्स में फंस जाएंगे, बोरिंग्स में फंस जाएंगे। ठीक है, यस। जल्दी से मुझे बताइए कि क्या ये जो ग्राफ मैंने यहां पर आप लोगों के लिए बनाया है, ये ग्राफ आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से मुझे बता दीजिए। मैंने यहां पे सबसे पहले मैंने आप लोगों के साथ में कंजम्पशन लाइन को ड्रॉ किया, फिर कंजम्पशन में मैंने कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट को जोड़ा तो मेरी एग्रीगेट डिमांड लाइन आ गई। फिर उसके बाद में मैंने 45 डिग्री के ऊपर एग्रीगेट सप्लाई लाइन को बनाया, और जहां पर मेरा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बिल्कुल बराबर आ रही हैं वो मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, वो मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। ठीक है, अब यहां पर मैंने इक्विलिब्रियम पॉइंट को जब अपनी सेविंग्स के साथ में, सेविंग्स के चार्ट के साथ में मैंने एनालाइज किया तो मैंने देखा कि जब मेरी इनकम मेरे कंजम्पशन के बराबर है तब मेरी सेविंग्स जीरो आ रही है। देख लो, जीरो है सेविंग्स, ये देखो यहां पर अपनी सेविंग जीरो है, अपना सेविंग जीरो है, यहां पर ये जीरो लेवल है। ठीक है, और बेटा जब अपन इक्विलिब्रियम पर आ गए तो हमारा इन्वेस्टमेंट और हमारी सेविंग दोनों बिल्कुल बराबर हैं। ये देखो, हमारा इन्वेस्टमेंट और हमारी सेविंग बिल्कुल बराबर आ रही है। ठीक है गाइस, जल्दी से मुझे बताओ कि क्या मेरा ये जो ग्राफ मैंने यहां पर आपके लिए बनाया, ये वाली ग्राफ में दोनों बातें समझ में आ रही है कि इक्विलिब्रियम कहां पर हो रहा है? जब हमारी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर है, और वो मैंने टैली भी करवा के बता दिया कि देख लो हमारा कंजम्पशन और हमारी सेविंग और हमारा इन्वेस्टमेंट बिल्कुल बराबर आ रहा है। ठीक है यार वैसे मैं तेरे को बताऊं हर्ष, ये वाला ग्राफ बहुत आसान है। मतलब अगर आप एक बार भूल जाओ सारी बातें और अगर आप इसे खुद बनाने की कोशिश करो तो भी आपको ये वाला ग्राफ आराम से बन जाएगा। मतलब देयर इज नथिंग इन दिस ग्राफ, इस ग्राफ के अंदर कुछ खास बात है ही नहीं। लेकिन बेटा तुम तो जानते हो ग्राफ का और इकोनॉमिक्स का चोली दामन का साथ है ना? तो ये तो बिल्कुल हीर रांझा की तरह है, लैला मजनू की तरह है, रवि और अनुराधा की तरह है। ठीक है, मतलब मैं और तुम्हारी भाभी मां। ठीक है, तो भैया सीधी सी बात है, ये तो जुड़े हुए हैं एकदम दूसरे से रोमांटिकली, एकदम क्लोज। तो भैया इकोनॉमिक्स में ग्राफ तो समझने ही पड़ेंगे भाई। ठीक है, ओके। चलो दोस्तों, अब मैं इस बात के ऊपर मैं आगे चलूंगा और अब मैं आप लोगों को फॉर्मूलाज लिखवाने जा रहा हूं। या एक मिनट, मैं पहले कीन्स के कुछ जो हैं वो जो उसके क्या बोलते हैं, उसकी समरी जो उसने हमें बना करके दी, एक बार वो लिखवा देता हूं। उसके बाद में फिर मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज लिखवाऊंगा जिनके ऊपर हमारे एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं।
बेटा सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल हुआ ना, ये रहा यहां पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल है। अगर आप ग्राफ पे वैल्यूज प्लॉट करके देखोगे तो ये ऐसा ही बनेगा। अगर वैल्यूज प्लॉट करके देखोगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही बनेगा। ठीक है, यस। चलो अब यहां पर एक बात लिखें मेरे साथ में, कीन्स ओपिनियन ऑन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के बारे में कीन्स के ओपिनियन क्या थे, वो 3 बातें हैं और प्लीज ये तीनों बातें यहां पे आप लोग लिखें। पहला लिखो, अकॉर्डिंग टू कीन्स, पहला पॉइंट लिखें, अकॉर्डिंग टू कीन्स एग्रीगेट डिमांड will not always be equal. Aggregate demand will not always be equal to aggregate supply. एग्रीगेट डिमांड कभी भी एग्रीगेट सप्लाई के बराबर नहीं होती है। पहली बात उन्होंने क्या बोली, एग्रीगेट डिमांड कभी भी एग्रीगेट सप्लाई के बराबर नहीं होती है। अब सुनो, नंबर 2, सर क्यों नहीं होती, जरा सुनो। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है कि जो हमारा हाउस होल्ड है उसने कंज्यूम करने का और इन्वेस्टमेंट करने का क्या प्लान बना रखा है, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। अब जैसे बेटा मेरी बात करें तो ऑब्वियस ही बात है, मैं आने वाले दिन के लिए प्लान बना रहा हूं कि कल मुझे क्या क्या सामान खरीदना है, तो ऑब्वियस ही बात है जो कल की डिमांड है वो मेरा क्या है, मेरी आज की गई प्लानिंग पर आधारित है कि मैं कितना पैसा कंज्यूम करूंगा और कितना पैसा इन्वेस्ट करूंगा, उसके ऊपर निर्भर करता है एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, लेकिन एग्रीगेट सप्लाई किसकी प्लानिंग है, एग्रीगेट सप्लाई इज द प्लान्ड आउटपुट ऑफ प्रोड्यूसर। अब आप समझो जो बिजनेस सेक्टर है वो प्लान कर रहा है उसे कितना माल बेचना है, मतलब वो एंटीसिपेट कर रहा है कि बाजार में कितनी डिमांड आएगी, और ऑब्वियस सी बात है यहां पर हाउस होल्ड जो है वो प्लान कर रहा है कि उसे कितना पैसा खर्च करना है। अब आप मुझे बताइए हाउस होल्ड की प्लानिंग और बिजनेस सेक्टर की प्लानिंग कभी सेम कैसे हो सकती है, और क्योंकि ये प्लानिंग कभी सेम नहीं हो सकती इसलिए ये इक्विलिब्रियम कभी भी पॉसिबल नहीं है। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है, यस हाँ बिल्कुल कर सकते हो मोहित, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, कोई खास बात नहीं है मोहित, बिल्कुल अपने आप कर सकते हो, देयर इज नो सच प्रॉब्लम, बहुत इजी सा सब्जेक्ट है। अब जल्दी से मेरी बात का जवाब दो, तुम्हें बात समझ में आ रही है। व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, हाउस होल्ड का जो प्लान्ड कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट है दैट इज एग्रीगेट डिमांड। और बेटा एग्रीगेट सप्लाई क्या है, जो हमारा बिजनेस सेक्टर है उसका प्लान्ड प्रोडक्शन जो है वो उसका क्या है, एग्रीगेट सप्लाई। और ऑब्वियस सी बात है दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते, इसलिए कभी भी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर नहीं होती है। ठीक है, लिखो फटाफट से दूसरा पॉइंट, एग्रीगेट डिमांड डिपेंड्स अपॉन नहीं मोहित मैं कभी भी सरकाज़म में कुछ नहीं बोलता बेटा, मोहित मैं कभी भी सरकाज़म में कुछ नहीं बोलता, मैं एकदम प्रॉपर बात बोलता हूं। ठीक है बेटा, मैं आपको एक बात अभी 1 मिनट जरा मैं अपनी बात को बीच में रोक करके आपको बोलता हूं ये वाली बात। दोस्तों अगर आप कभी भी मुझसे पूछोगे कि सर ट्यूशन लेना जरूरी है क्या, तो मेरा जवाब हमेशा होता है नहीं, ट्यूशन लेना बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है। ठीक है, आप बोलेंगे सर आप तो अपने काम के अगेंस्ट बोल रहे हो, बेटा काम के अगेंस्ट नहीं, मैं तुम्हारे लिए सही बात बोल रहा हूं। ट्यूशंस लेना कभी भी जरूरी नहीं होता है, अगर आप खुद से पढ़ सकते हो दैट इज द बेस्ट थिंग, अगर आप खुद से समझ सकते हो दैट इज द बेस्टेस्ट थिंग जो आप कर सकते हो। ठीक है, और सारी की सारी बातें, सारी की सारी पढ़ाई किताबों में लिखी हुई है, अगर आप किताबों से पढ़ना चाहते हो, अगर आप किताबों को समझ सकते हो तो आपको सेल्फ स्टडी ही करनी चाहिए। मैं आपको अपने बारे में बता सकता हूं कि मैंने पूरी सीए की एजुकेशन में, पूरी सीए की पढ़ाई में मैंने कभी किसी भी सब्जेक्ट की ट्यूशन नहीं ली,
मैंने कोई ट्यूशन अटेंड नहीं की, नॉट इवन अ सिंगल सब्जेक्ट, मैंने एक भी सब्जेक्ट की ट्यूशन नहीं पढ़ी है पूरे सीए कोर्स के दौरान, और मैंने सारी चीजें अपने आप से पढ़ी हैं, ठीक है। और अगर मैं पढ़ सकता हूं बेटा, तो आप लोग बहुत आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। इसलिए मोहित, मेरी कोई भी बात सरकाज़म में नहीं है, मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बोली है। अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हो, बिल्कुल आराम से पढ़ा जा सकता है बेटा, इसमें कोई खास बात नहीं है, ठीक है। ओके, चलो आइए दोस्तों फटाफट से बिल्कुल डिमांड ऑफ हाउस होल्ड बिल्कुल लिखो फटाफट से। एग्रीगेट डिमांड डिपेंड्स ऑन aggregate demand depends on households plans household plans to consume and save, households plan to consume and save। अब आप मुझे जल्दी से बताइए कि हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो किस पे निर्भर करेगी कि हाउस होल्ड कितना पैसा कंज्यूम करना चाहता है और कितना पैसा सेव करना चाहता है। whereas aggregate supply depends on the producer's plan, aggregate supply depends upon the producer's plan to produce goods and services, producers plan to produce goods and services, ठीक है। आगे लिखें तीसरी बात, सी पॉइंट लिखें। इफ we want to achieve equilibrium, then it is only possible when households plan to consume मत लिखो, लिख लो when households plan coincide with प्रोड्यूसर्स प्लान। जब कंज्यूमर का प्लान और प्रोड्यूसर का प्लान दोनों बिल्कुल सेम होंगे, तभी हमारे देश के अंदर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो सकती है। और आप लोग ये वाली बात जानते हैं कि दो लोगों के प्लान कभी भी सेम नहीं हो सकते। जबकि कंज्यूमर भी करोड़ों की संख्या में है और प्रोड्यूसर भी करोड़ों की संख्या में है, तो ऑब्वियस ही बात है यहां पर दोनों के प्लान कभी मैच हो ही नहीं सकते और ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो डी पॉइंट और लिख लीजिए, लिख लो फटाफट से। एज both the plans cannot be equal, therefore equilibrium is a hypothetical consideration, तो बेटा ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम जो है वो हाइपोथेटिकल है, ये रियल लाइफ में कभी भी अचीव नहीं हो सकता है। और ये रियल लाइफ में अचीव क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हाउस होल्ड का प्लान और प्रोड्यूसर का प्लान बराबर नहीं हो सकते, सेम नहीं हो सकते, ठीक है। अब प्लीज बेटा, अब जो बात मैं यहां पर आपको समझाने जा रहा हूं, सर उसमें क्या सिचुएशन है, मतलब कार्तिक तुम्हारा क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं हुआ बेटा, एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखो क्या लिख रहे हो। अब आप लोग यहां पे हेडिंग डाल दीजिए, एप्लीकेशन फॉर्मूलाज इफ
इकोनॉमी इज एट इक्विलिब्रियम। बेटा अगर हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर है तो बेटा जी उस कंडीशन में हमारे पास में कुछ फॉर्मूलाज हैं जो वर्क करेंगे, जिनका हम लोग यूज कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है, चलो क्या बात है बेटा। देखो शुभम, तुम मेरे मतलब जो मेरे मतलब दुखती रग है उस पर हाथ मत रखो तुम, ठीक है भैया। मैंने टीचिंग प्रोफेशन लिया ही इसलिए है क्योंकि मुझे बोलना पसंद है, और तुम तो जानते हो शादीशुदा आदमी को बोलने की ज्यादा इजाजत नहीं होती है, तो भाई साहब इसीलिए, हाँ, तो इसलिए मैंने टीचिंग प्रोफेशन लिया ही इसलिए। आराम से बोल सकता हूं मैं यहां पर मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब जो बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं, मैं पहले डेरिवेशन समझाऊंगा, और डेरिवेशन के बाद में मैं आपको फाइनल फॉर्मूला जो है वो मैं आपको मार्क करवाऊंगा, जो फाइनल फॉर्मूला अपने को याद करना है वो, ठीक है। अच्छा, तो दोस्तों जल्दी से मेरी इस बात को सुनेंगे, और ये पहली बात जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, इनकम फॉर्मूला। बेटा कई बार आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा, कुछ डेटा आपको दिया जाएगा और डेटा देकर आपको पूछेगा कि बताओ इक्विलिब्रियम इनकम कितनी है, हमारी इक्विलिब्रियम इनकम कितनी है। तो इक्विलिब्रियम इनकम को डायरेक्टली कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, वो अब मैं यहां पर आपको समझाने जा रहा हूं। एक बात मुझे बताइए बेटा, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि हमारी नेशनल इनकम कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है? और क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है इसलिए मैंने आई के ऊपर लगा दिया है बार, ठीक है। हमारी अजम्पशन है कि हमारा इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट फंक्शन है, और क्योंकि ये कांस्टेंट है तो मैंने आई के ऊपर बार लगा दिया, बार का मतलब ये कांस्टेंट फिगर है, ठीक है। तो आप मुझे जल्दी से बताइए कि क्या हमारे देश की जो नेशनल इनकम है, क्या वो हमारे एग्रीगेट प्रोडक्शन के बराबर है, एग्रीगेट डिमांड के बराबर है, फैक्टर इनकम के बराबर है? बोलो ये जो मैंने लिखा है ये बिल्कुल ठीक लिखा है बेटा। क्या y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, ये एकदम ठीक है बेटा। आपको मालूम है इक्विलिब्रियम पर कंजम्पशन प्लस सेविंग इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और आप लोग जानते हैं कंजम्पशन प्लस सेविंग को ही अपन लोग बोलते हैं y, नेशनल इनकम। तो कंजम्पशन प्लस सेविंग की जगह मैंने लिख दिया y। बोलो बेटा ये लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो बेटा बोलो, मुझे जवाब दो कि अगर मैंने यहां पे C प्लस एस इज इक्वल्स टू सी प्लस आई है, इक्विलिब्रियम पर एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड दोनों बराबर हैं, तो आप मुझे बताइए जल्दी से, ये जो मैंने यहां पे लिखा C प्लस एस की जगह मैंने Y लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां पर वर्णन बोल रहा है यस सर, दीक्षा बोल रही है नो सर। वर्णन बोल रहा है दिक्कत है, और दीक्षा बोल रही है दिक्कत नहीं है। अच्छा, वर्णन यहां y लिखने में क्यों दिक्कत है बेटा? C प्लस एस यही तो होता है y बेटा। देश के जितने भी नागरिक हैं वो या तो अपनी इनकम को कंज्यूम कर रहे हैं या सेव कर रहे हैं, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो दोनों का जो टोटल है वो इनकम के बराबर है। तो मैंने यहां पे लिख दिया y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। और ये क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि आप ध्यान से देखो, मैंने यहां पे पहले ही एक बात यहां पर मेनली लिखी है जिसको आपको ध्यान से देखना है। अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर है, अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर है तभी ये फॉर्मूला बन रहे हैं। अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर नहीं है तो ये फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। इसलिए एक बात ध्यान रखना, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर है मतलब ये वाली सिचुएशन है तभी ये फॉर्मूला है, ठीक है। ओके चलो, ओके चलो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये बताओ y इज इक्वल्स टू कंजम्पशन का फॉर्मूला होता है a प्लस बी वाई, तो मैंने यहां पे कंजम्पशन की जगह लिख दिया a प्लस बी वाई प्लस इन्वेस्टमेंट बार। तो आप मुझे जल्दी से बताइए, मैंने कंजम्पशन की जगह a प्लस बी वाई लिख दिया, तो बेटा ये वाली बात ठीक है। अभी बी वाई इधर आ जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, तो क्या हम इसे ऐसे लिख दें y माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू a प्लस आई बार, a प्लस आई बार,
यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मैं यहां पे y को कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा 1 माइनस बी इज इक्वल्स टू ए प्लस आई बार, ए प्लस आई बार, ठीक है। और अगर मैं यहां पे लिख दूं y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस बी इंटू ए प्लस आई बार, तो आप मुझे जल्दी से बताइए क्या ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है? अगर मैंने यहां पे लिख दिया y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस बी इंटू ए प्लस आई बार, अगर मैं ये यहां पे लिख दूं तो आप मुझे जल्दी से बताइए इसमें कोई गलती तो नहीं है? और बेटा यही वो फाइनल फॉर्मूला है, यही वो फाइनल फॉर्मूला है जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था। अब प्लीज ये लीजिए बेटा, यहां पर मैंने इस फॉर्मूला को आप लोगों के लिए एक ब्रैकेट में डाल दिया ताकि आप लोगों को ध्यान आ जाए कि आप लोगों को बाकी बातों में दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि एग्जाम में सवाल कैसे आएंगे। सवाल में आपको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दे देगा, बी की वैल्यू, आपको ए की वैल्यू दे देगा और आपको आई की वैल्यू दे देगा, और आपसे पूछेगा इक्विलिब्रियम इनकम बताओ। तो आप लोगों को सवाल के अंदर इक्विलिब्रियम इनकम पूछेगा, और इक्विलिब्रियम इनकम पूछेगा तो बेटा आपको यही वाला फॉर्मूला लगाकर इक्विलिब्रियम इनकम निकालनी पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं अपने एग्जाम में सिर्फ इसी फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे एग्जाम के अंदर सिर्फ इसी फॉर्मूला के ऊपर एग्जाम क्वेश्चन आ रहे हैं। अब मैंने डेरिवेशन आपको बताया ताकि आपको बात समझ में आ जाए, लेकिन एक बात याद रखना, आपको डेरिवेशन को याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, ठीक है। कई बच्चे बोलते हैं सर फॉर्मूला याद क्यों करना है? सर हम बना लेंगे। भाई अगर वहां पे बन जाए तो बना लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि ये फॉर्मूला बनाने वगैरह में टाइम वेस्ट ना करो, अपने दिमाग में इतने छोटे मोटे फॉर्मूला तो याद कर ही लो, ठीक है। अच्छा, ये इनकम का फॉर्मूला है। अब ऐसे ही बेटा हम लोग एक और फॉर्मूला बनाएंगे, और वो जो दूसरा फॉर्मूला है मैं उसे बोलूंगा कंजम्पशन फॉर्मूला। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कंजम्पशन कैलकुलेट करके बताओ, तो ये कंजम्पशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, ठीक है। मेरे बच्चों अभी अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखा, y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस बी, 1 अपॉन 1 माइनस बी, या ऐसा करते हैं और इसे इजी तरीके से कैलकुलेट करता हूं, इजी तरीका लिखवाता हूं। आपको याद है कंजम्पशन का फॉर्मूला है a प्लस बी वाई, ए प्लस बी वाई, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, अभी अभी अपन ने y की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला बनाया a प्लस बी। अब y का जो फॉर्मूला है वो क्या है? ध्यान से देखो, y कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अभी अभी अपन ने डिराइव किया है, तो मैं y की जगह y का फॉर्मूला लिख देता हूं 1 अपॉन 1 माइनस बी इंटू ए प्लस आई। तो मैंने यहां पे क्या किया, मैंने आपको बोला कि बेटा कंजम्पशन का फॉर्मूला होता है, कंजम्पशन का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी वाई, और बेटा ए प्लस बी वाई होता है, तो बेटा यहां पर मैंने ए प्लस बी वाई और वाई की जगह मैंने वाई की वैल्यू जो है वो पुट कर दी, ठीक है। अब अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा c इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस आई बार। तो बेटा आप मुझे बताइए, अगर मैं यहां पर इसे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी अपॉन ए माइनस अपॉन 1 माइनस बी इंटू ए प्लस आई। और बेटा यही वो दूसरा फॉर्मूला है जो कंजम्पशन का फॉर्मूला अपने को याद करना है। तो बेटा मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आएगा और आपसे बोलेगा इक्विलिब्रियम इनकम निकालो, और कभी कभार आपको बोलेगा इक्विलिब्रियम कंजम्पशन निकालो। तो इक्विलिब्रियम इनकम भी पूछेगा,
इक्विलिब्रियम कंजम्पशन भी पूछेगा, और बेटा दोनों को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को ये फॉर्मूला जो है वो याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा आपको ये वाला जो फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूला आप लोगों को याद करने हैं। ठीक है, अच्छा जल्दी से मुझे बताओ बेटा, ये दो फॉर्मूला याद हो सकते हैं क्या? जल्दी से मुझे बताओ, ये दोनों फॉर्मूला याद हो सकते हैं? इक्विलिब्रियम इनकम इज इक्वल्स टू फॉर्मूला गया 1/1 माइनस बी इंटू ए प्लस आई, और बेटा कंजम्पशन का फॉर्मूला हो गया a प्लस बी अपॉन 1 माइनस बी इंटू ए प्लस आई। ठीक, तो बेटा ये दोनों फॉर्मूला जो है वो आपको याद करने हैं, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूला अगर आपको याद हो जाएं तो बेटा फिर आपको सवालों को सॉल्व करने में कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। वैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आप लोगों के एग्जाम में ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो ग्राफ वाला पार्ट है, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस कम हैं, लेकिन बेटा मेजर जो क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम में वो इन्हीं दो फॉर्मूला के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो बेटा आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वो इन्हीं दो फॉर्मूला के ऊपर आने। तो बेटा ये दोनों फॉर्मूला जो हैं वो हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से याद होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, और यहां पर हर्ष मुझे बोल रहा है सर याद हो गए, क्या बात है बेटा जी। अगर आपको ये सारे के सारे फॉर्मूला याद हो गए हैं तो फिर अगली क्लास में मैं आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाने वाला हूं, और जब मैं आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप लोग एकदम झटाक से करके आप लोग ये सारी की सारी बातें समझ जाओगे। ठीक है, यस, जल्दी 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 मुझे बताओ, गॉट इट? क्या आपको आज की मेरी सारी बातें समझ में आ गई हैं? आज बेटा मैंने आपको एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बताया, मैंने आप लोगों को इक्विलिब्रियम के बारे में बताया, और मैंने आपको इन्हें अलग अलग तरीके से कैसे बोल सकते हैं वो मैंने आपको बताया। उसके बाद में बेटा मैंने इक्विलिब्रियम को आपको ग्राफ में एक्सप्लेन किया, और मैंने आपको दिखाया कि जहां कंजम्पशन और इनकम बराबर है वहां सेविंग जीरो है, और जहां इन्वेस्टमेंट और जहां हमारी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर है, जहां इक्विलिब्रियम है वहां हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी बिल्कुल बराबर है। ठीक है, और बेटा इसी बात को फिर मैंने आपको फॉर्मूला में ढाल करके बताया, और फॉर्मूला के अंदर मैंने ढालकर दो फॉर्मूला बना दिए, एक इनकम कैलकुलेट करने का और एक कंजम्पशन कैलकुलेट करने का, और हमारे एग्जाम में ये दोनों फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, गॉट इट? ओके, चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब अपनी जो क्लास है वो दोस्तों हो पाएगी मंडे को, और आप लोग बोलेंगे सर मंडे को क्यों सर? अभी मंडे को क्लास बोल रहे हैं सर, अभी तो हमारे पास 3 दिन बाकी हैं सर, फ्राइडे है, सैटरडे है, संडे है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं थोड़ा सा हॉलीडे पे जा रहा हूं 2 दिन के लिए। तो फ्राइडे और सैटरडे मैं हॉलीडे पे जा रहा हूं, और संडे आफ्टरनून तक मैं वापस आऊंगा, तो संडे को शाम को क्लास लेना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए बेटा आप लोगों की जो क्लास है वो अब मंडे को होगी, मंडे को शाम को 5 बजे आप लोगों की क्लास रहेगी। ठीक है, शुभम पत्नी के साथ, ठीक है, पत्नी और बच्चों के साथ जा रहा हूं बेटा। ठीक है, हाँ ओके, शुभम पूछ रहा है किसके साथ जा रहे हो? ठीक है, तो मैंने बता दिया कि भाई पत्नी और बच्चों के साथ में हॉलीडे पे जा रहा हूं। ठीक है, और 2 दिन छुट्टी। हाँ हर्ष सर हॉलीडे मतलब हनीमून। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, हाँ और शुभम पूछ रहा है सर बीवी बच्चों के साथ जा रहे हो, पर किसकी बीवी और किसके बच्चों के साथ जा रहे हो? तो मैं आपको बता दूं वही वाली बात, अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ। हाँ, साथ में मित्रों की पत्नियां भी हैं, मित्रों के बच्चे भी हैं, और मित्र भी हैं। ठीक है ओके, यस कार्तिक, अभी जब तक ये वाला चैप्टर खत्म नहीं हो रहा तब तक तो यूट्यूब पे आ ही रही है सारी क्लासेस, उसके बाद में फिर हमारे सॉफ्टवेयर पे चली जाएंगी। ठीक है, ओके ओके गाइस, बाय फॉर नाउ, बाय बाय। ठीक है, मिलते हैं मंडे को, तब तक जरा रिवाइज करके रखो। ठीक है, ताकि जब क्वेश्चन शुरू हो तो एकदम आप धड़ाधड़ मुझे जवाब दो और अपन लोग फटाफट फटाफट सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर द विशेस। ओके, बाय बाय।